हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पर आपको स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैक द मैथ। जी हाँ, क्रैक द मैथ हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है जो आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खम्भे पर चढ़ने का प्रयास करता है। मान लीजिए ये खम्भा है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है। पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है, यानी कि आधी चढ़ाई करता है, और दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, यानी कि वो टोटल कितनी चढ़ाई करता है, 3 मीटर की। ठीक है, यानी कि पहले मिनट में 15 चढ़ता है लेकिन 12 उतर भी जाता है, यानी कि माइनस। तो उसको जो टोटल उसकी चढ़ाई हुई वो कितनी हुई, 3 मिनट की चढ़ाई हुई, कितने, 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में 3 मीटर की चढ़ाई करता है, और उसको टोटल कितना चढ़ना है, उसको टोटल जो चढ़नी है वो 30 मीटर उसको चढ़ना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए अगर वो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो कितने 10 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा, 10 मिनट में चलेगा 5 के 15 मीटर चढ़ेगा वो बंदर। ठीक है, और लेकिन फिर अगले मिनट में कितना मीटर चढ़ता है, अगर 11वें मिनट में देखा जाए तो 11वें मिनट में यानी 15 मीटर और चढ़ेगा। ठीक है, 15 कितने हुए, 30, और 30 मीटर पहुंचने के बाद 12 मिनट 12 फिसलेगा, लेकिन वो फिसलेगा जब उसका जो टारगेट वो तो उसने अचीव कर लिया, कितनी, 11वें मिनट में। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कितना, वो होगा 11 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अपनी अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 हो तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। वार्षिक वृद्धि यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, मान लीजिए कितनी वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की वो कह रहा है। ठीक, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, A=P 1+R/100 और पावर n का मतलब होता है साल। साल ये कितना कह रहा है, 3 साल बाद। ठीक है, बी हमारे पास कितना है, मान लीजिए हमारे पास जो भी जनसंख्या है वो 1,40,000 है। ठीक, 1 प्लस हमारे परसेंटेज कितना है, परसेंटेज हमारे पास 5 है, अपॉन में 100, और 3 साल सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आएगा, 20। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारे पास 21/20 पावर 3। ठीक, जब हम इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी तो वो बनेगी 9261/8000। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 4 दूनी 8, और 4 तिये 12, और 4 पंजे 20। 35 का 92 और 61 से मल्टीप्लाई होगा और 2 का डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 1,62,067.5। यानी कि अगर हम अप्रॉक्स में मिला के देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1,62,000। ठीक, कितना, 1,62,000 हमारे पास ऑप्शन होगा। तो हमारे जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है, 3 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5,760 की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। कितने वर्ष कह रहा है, 3 वर्ष बाद। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हमारे क्या होता है, SI=P×R×T अपॉन में 100। ठीक, हमसे ऐसा ही पूछ रहा है। P हमारे पास कितना है, 5,760 है, R हमारे पास 6 है, और टाइम हमारे पास 3 साल है, अपॉन में 100 है। आपकी थी सिंपल सी कैलकुलेशन, और जो आप सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इसमें आसानी से आंसर निकल आएगा। ओके, कुछ भी टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके यूनिट डिजिट ही लेके देख सकते हैं, जैसे 6 का 36 और 36 18, यूनिट डिजिट हो रहा है हमारा 8 लास्ट वाला, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी के
प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो आपके एसएससी सीजीएल हो। ओके, चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 22 लोगों के बीच 41,910 की राशि को यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। मान लीजिए हमारे पास कितनी राशि है, 41,910 की राशि है, और कितने लोगों के बीच में बांटना है, तो उसको 22 लोगों के बीच में बांटना है। तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी, सिंपल है, नॉर्मली क्या करना है, हमें इसमें इसको क्या करना है, डिवाइड देना है। ठीक, डिवाइड देने के बाद जैसे 22 का जब हम 41,910 में डिवाइड देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1905, यानी कि ऑप्शन ए। आप चाहें तो उसको डिवाइड देखिए भी देख सकते हैं। ठीक, इजी है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप अपने से कीजिए, ये भी काफ़ी इजी है। जैसे कि 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक, पहले तो आप इसको अपने सॉल्व कीजिए, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस यानी कि रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी है, 108 मीटर लंबी है। समय कितने ले रही है, वो ले रही है 20 सेकंड का। हमने इसको कैलकुलेट किया, सॉरी ये 108 नहीं है, ये कितनी है, ये 180 है। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी मतलब, तो इसको कैलकुलेट किया जाए, हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड आई इसकी वैल्यू। 180 108 की जगह पे आप कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी। और 9 मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे तो हम किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का, और 5 का देंगे डिवाइड। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई होगा 5 का डिवाइड, तो 18 नंबर कितने होते हैं, 18 नंबर होते हैं 162, 5 का देंगे डिवाइड, और 5 3 15, और 5 दूनी 10, और कितने हो 5 चौक 20, और किलोमीटर पर हावर, यानी 32.4 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाना है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। यदि आपने उसका एग्जाम दिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। मान लीजिए हम किसी वैल्यू है, हमारे पास कोई वैल्यू क्या है, मान लीजिए n है, हमने उसमें चाहे तो 27 से भाग दें, चाहे 42 से दें, चाहे 63 से दें, चाहे 84 से भाग दें, हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितने बचेगा, 21। अब वो वैल्यू कौन सी है, हम या तो एक एक से इसमें से पिकअप कर लें तो हमें फाइंड हो जाएगी, और या फिर हम एक कॉन्सेप्ट है उसको करें। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, आपसे पूछा भाग देने पर 21 शेष बचे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 27, 42, 63 और 84 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है, हमें निकालना है 27, 42, 63 और 84 का एलसीएम। जब हमने 27, 42, 63, 84 का जो एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 756। ठीक, अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है 21, तो 21 को उसमें ऐड करेंगे तभी तो रिमाइंडर बचेगा, तो 7, 7 और 7 कितना है, 777। तो हमारे पास जो अभिष्ट संख्या होगी या वो जो छोटी से छोटी संख्या होगी कितनी होगी, वो होगी 777, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये। ठीक, अगला प्रश्न हमसे कहता है, अगला प्रश्न कहता है हमसे 200 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अगर हम 2 से देखें तो हर इवन नंबर 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 से अगर देखें 200 तक संख्या तो वो आएंगी 100, लेकिन 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, यानी दोनों ही मांग रहा है। तो मान लीजिए 2 और 3 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 6, और 200 में अगर हम डिवाइड देंगे 6 का तो हमारे पास जो भाजक संख्या आएगी यानी कि 30। भाजक मतलब होता है जैसे कि आपने 200 में डिवाइड दिए 6 का, 6 18, 2 0, 6 18, तो हमें इसमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इससे। तो हमारे पास जो संख्या निकलेगी डिविडेंड वो निकलेगा 30।
तो यानी हमारे जो आंसर बनेगा, जो 2 और 3 से जो दोनों संख्या विभाज्य है वो कितनी नंबर है, 1 से 0 से लेके 200 तक, तो वो है 33 संख्या। तो 33 नंबर ऐसे होंगे जो 2 से भी विभाज्य होंगे और 3 से भी विभाज्य होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं और 10% सिख हैं, तो शेष अन्य समुदायों के कितने % छात्र हैं। मान लीजिए हमारा जो कुल समुदाय है, जैसे कि सॉल्यूशन करेंगे ना इसका, तो मान लीजिए कुल समुदाय कितने का, 100% का है। और हमारे पास मुस्लिम भाई कितने हैं, 44% है, हिंदू भाई 28% और सिख भाई 10% है। ठीक, हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आया, 82%। यानी कि जो अन्य समुदाय होगा वो हमारे पास कितना होगा, 100 में से 82 घटाए 18%। यानी जो अन्य समुदाय हमारे पास कितना है, वो है 18% है, तभी हमारा टोटल 100% होगा। यानी मुस्लिम 44 हैं, हिंदू 28 हैं, सिख 10 हैं, तो जो शेष समुदाय है वो कितना है, 18 है, तो 100%। अब हमसे पूछ रहा है कि अन्य समुदायों की संख्या कितनी है। टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 850 हैं। अन्य समुदायों की संख्या कितनी, 18%, 18/100, 0 से 0 कटी, 2 9 में 18, 2 पंजे 10 और 5 से डिवाइड दिया 17, और 17 नंबर कितने होते हैं, वो होते हैं 153। तो 153 हमारा होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक मेज है जिसकी कीमत ₹750 थी, ठीक, 4% की हानि पर बेची गई, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। 4% की हानि, मान लीजिए एक मेज है जिसकी कीमत 750 है, हमने 4% की हानि पर बेची, यानी कि हमने 96/100, क्योंकि 100 में से 4 माइनस किया तभी तो वो हमारी बनेगी 4%। जैसे कि और सिंपल भाषा में समझिए इसको, 4% की हानि हुई, यानी कि 100 थी, उसमें से मैं 4 की हानि हुई, परसेंटेज हटाया, नीचे आएंगे 100, 750, 100 माइनस में से 4 किए तो 96 आया और नीचे 100। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा जो कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 720। तो 720 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। जैसे कि ये निकाला, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 अट्ठा 16, 5 से इसको डिवाइड दिया, 5 एकन 5 और 5 25, 15 और 48 का मल्टीप्लाई हमारा कितना निकलेगा, 720। 720 होगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु हमारे पास 11 वर्ष है, ठीक है, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है हमारे पास, 11 वर्ष। 9 वर्ष 5 लड़के की कक्षा में सम्मिलित और हो जाते हैं, तो अब उनकी औसत आयु कितनी है। जैसे पहले पता हमें 15 लड़कों की औसत आयु है हमारे पास 11 वर्ष, और 5 लड़कों की एवरेज आयु है कितनी है, 9 वर्ष। टोटल जो बच्चे हमारे पास हुए हैं 15 + 5 यानी कि 20 हैं। सॉल्व करेंगे, 15 का 111 से मल्टीप्लाई हुआ 165, 9 पंजे 45 और 20, और जब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो निकलेगा 10.5 अब ये कैलकुलेशन कैसी है, कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। जैसे कि mx + ny अपॉन में m + n, ये तो हमारे बताती है हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, और x हमें बताती है कि उनकी जो एज की जो औसत आय है वो बाय m और +n जो हमारे लड़के हैं। 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, यानी कि 15 × 11, और 9 वर्ष के लड़के हैं जो कितने हैं, 5 हैं, तो 5 × 9। सिंपल से जब कैलकुलेट किया तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 10.5, यानी कि 10.5 वर्ष। ओके, अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर 43, 31 तथा 7 शेष बचे। मान लीजिए अगर किसी संख्या का हमने भाग दिया 1050 में, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, 43, यानी 43 रिमाइंडर को अगर घटा देंगे तो वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1007 निकलेगी। 1250 में अगर उसी संख्या का अगर भाग दें तो हमारे पास कितना शेष फल बचता है, 31, तो 31 इसमें से माइनस किया, कितना बचा है हमारे पास, 1219। और 1650 में
भी किसी संख्या का भाग देते तो हमारे पास बचता है 7 डेसिमल, यानी कि 1643 हमारा क्या होगा, वैल्यू हुई। ये अभी आंसर नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए हमने 1007, 1219 और 1643 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, या एलसीएम नहीं निकले तो आप एक एक से डिवाइड देके दीजिए, और एक से भी डिवाइड चला गया आपका आंसर आया, या फिर आप सिंपल इसका एलसीएम निकालने, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 53, जो कि एक प्राइम नंबर है। आप इसको आसानी से डिवाइड देके आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटें चाहिए। अब ये देखना क्वेश्चन दो फॉर्म में है, इधर तो मीटर पूछ रहा है और इधर सेंटीमीटर में ईंटों के नाप दे रहा है। तो सबसे पहले 5 मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हमारा 500 मीटर। 3 मीटर को सेंटीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास दीवार जो है कितनी है, 500 सेंटीमीटर लंबी, 300 सेंटीमीटर कितनी है, ऊंची है, और 20 सेंटीमीटर तो है ही हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने मीटर को बदलेंगे पहले इसमें सेंटीमीटर में, तो ये निकलेगा 500, 300 मीटर ऊंची है और 20 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, यानी कि चौड़ी है। और जो दीवार बनाने के लिए जो हमारे पास जो ईंटों की संख्या है, तो एक ईंटों की जो माप है वो 20 सेंटीमीटर है ईंट, और लंबी है 12.5 सेंटीमीटर, वो मतलब ऊंची है, और 7.5 सेंटीमीटर वो क्या है, चौड़ी है। तो हमारे पास कितनी ईंटों की संख्या है, मान लीजिए n का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगी, सिंपल से कैलकुलेशन होगी 20 पंजे 100, ठीक है। और मतलब ये आप कैलकुलेशन है, सिंपल है, इजी है। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो ईंटों की जो फाइनल संख्या आएगी वो आएगी 1280। जब आप सब इनको काटा पीटी करने के बाद जो इनको सॉल्यूशन निकालेंगे 1280, यानी कि ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, ठीक है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, ठीक। सीपी ये एसपी कहाँ आएगा, नीचे आएगा 15/18, ठीक। 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, कितने का डिफरेंस आया, एक का क्या है, एक का जो है हमें इसमें मान ली कोई वस्तु हमने 5 की खरीदी और हमने बेची कितने की, 6 की, तो हमें फ़ायदा कितने को हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, सीपी जो कि हमारे पास 5 है, 5 पे हो रहा है, और कितने पे होगा, 100 पे। तो जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो 20, तो 20% का हमें क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। कोई वस्तु हमने 15 की खरीदी है और 18 में बेची है, तो हमें जो मूल्य में जो लाभ होगा वो हमें 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, मतलब कि एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। जैसे 11.6 में भाग देंगे 0.8 का, और 13.5 में हम भाग देंगे 2 का, पॉइंट हटाया, ठीक, यहाँ पे 20 हुआ। अब जैसे ही 8 का भाग दिया 11.6 में, तो ये जो आएंगे हमारे पास कितने आएंगे, जैसे कि 11.6 में भाग दिया तो 8 का 9 और 3 6 36 हो गए, तो 8 चौक 32 एंड 5 8 चौक 40, इसको डिवाइड देंगे तो 2 6.75, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो निकलेगा वो मिलेगा 97.875। या इसको अगर अप्रॉक्स में निकाल के देखें तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना, 98, ठीक, अप्रॉक्स में। तो 98 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है जो ऑप्शन ए है इसको हम डिवाइड का सिंबल मानेंगे, इसका डिवाइड का, ठीक।
आपको ए बी सी को वैल्यू हटा के इनके जो सिंबल हैं वो आपके शो करने हैं। जैसे कि 15 डी है, डी के आगे क्या सिंबल है, प्लस का, प्लस लगाएंगे हम। फिर 5 लिखा, 5 के आगे सी है, सी पे क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई। सी के आगे क्या है, 16, 16 लिखा। 16 के आगे बी, बी यानी कि माइनस, ठीक। फिर बी 20 आया। ए मतलब होगा डिवाइड, तो 2, 2 धाम 15, 16 पंजे कितने होंगे 80, माइनस के 10, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 85। 85 मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी प्रीलिम्स में आएंगे, आप इनको इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में। मान लीजिए कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी। दुगनी, दुगनी मतलब जितना हमारे पास प्रिंसिपल है जितना प्रिंसिपल है उतना ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि SI और इज इक्वल टू P, ठीक। R इंटू टी ये फॉर्मूला है सिंपल सा। SI किसके बराबर, प्रिंसिपल के, तो हमारे पास तभी तो दोगुना होगा, यानी P इज इक्वल टू P। R हमारे पास कितना है 20% है अपॉन 100, और T हमसे पूछा है, P से P कट गया 20 पंजे, और इज इक्वल टू में कितना आएगा, तो T बराबर यानी कि 5 साल, यानी कि 5 साल में कोई धनराशि अगर 20% के ब्याज से चल रही है तो 5 साल के अंदर दुगनी हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो एक नॉर्मल जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, वो भी औसत, औसत मतलब एवरेज, यानी कि 8 का डिवाइड जाएगा। अब नॉर्मल इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 6 4 10, 3 2 5 और 5 5 10, यानी 10 और 10 कितने होगा, ये होगा 20। 8 7 15, 15 1 16, तो 20 और 16 कितने होगा, तो ये होगा 36, और डिवाइड में 8 है, इसको डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी तो वो निकलेगी 4.5। जैसे कि हम डिवाइड देके देखते हैं, 8 चौक 32, ठीक है, यानी कि और रिमाइंडर 2 आया, तो 4 सही 2/8, 2 1 9 2 चौक, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा 4 सही 1/2 आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है। मतलब ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग क्वेश्चन में या तो लेफ्ट प्लस राइट अगर दोनों सिचुएशन हो तो -1 कर दो। ऊपर से कौन से स्थान पे, 14वें पे, ठीक है 14वां। नीचे से कौन से स्थान पे है, 18वें पे, +18 और माइनस का 1, तो 32 - 1 इज इक्वल टू कितना है 31। तो जो छात्रों की जो लाइन है तो उसमें कितनी लाइन है, तो इसके अंदर जो है टोटल जो स्टूडेंट है वो है 31, ठीक। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 31 बनेगा। रैंकिंग क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कुर्सी को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। मान लीजिए कोई कुर्सी का क्रय मूल्य x है, 720 का लाभ हो रहा है कब, जब हम 20% के लाभ पे बेच रहे हैं। 20 यानी 100, 100 पे हमें कितने के लाभ पे बेचना है, 20% के लाभ पे बटे 100, और तब कितने का लाभ हो रहा है, 720 के रुपए में बेचेंगे, जो 20% का लाभ हो रहा है। x 100 कितने हुए, 120 बटे 100 और इज इक्वल टू 720, 0 से 0 कट गए, 12 छिंग 72, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली वही 600, यानी इसकी जो वास्तविक रेट है वो कुर्सी का जो शुद्ध मूल्य है वो है 600। अगर वो 20% के लाभ पे बेचेगा तो उसको वो कुर्सी जो बेचनी होगी वो कितने में बेचेगी, 720 रुपये में बेचेगी, यदि उसको 20% का लाभ चाहिए तो। ये हमारा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का, जी हाँ क्या वो पूछना है, किसी वस्तु का क्रमागत बट्टा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसमें हमने 2 डिस्काउंट दिए, एक 20% फिर लगेगा 30% का डिस्काउंट, तो उसको जो फाइनल जो डिस्काउंट होगा कितना परसेंट का होगा,
ठीक है, पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लगातार जब डिस्काउंट होते हैं तो ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ए हमारे पास कितना है 20%, बी हमारे पास 30 माइनस का 20 इंटू 30 बटे 100। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कट गए तो 20 और 30 कितने हुए 50 और 3 दूनी 6। 50 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास कितना आया 44%। इन 44% क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।